Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ आपके साथ अनम गाज़मी और मैं हूँ सबा शेख। आज पीर है 31 जुलाई। हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें। और आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले चूंकि वीकेंड गुजरा है और वीकेंड में क्या क्या कुछ हो गया है, किस बारे में हम बात करें। वेल वो तो सारी बातें आप लोग जानते हैं कि वज़ीर नवाज शरीफ जो थे अब हमारे साबिक वजीर आजम बन चुके हैं और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, जिसके बाद अखबारों में खबरें इस वक्त भरी पड़ी है। वो तो हम न्यूज सेक्शन में ही बात करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि आज 31 जुलाई है और आज का दिन जो है वो इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है और इसको साथ साथ ग्लोबल टाइगर डे। और आज के दिन को हम अगर कहें तो तकरीबन 7 साल हो चुके हैं कि इस दिन को मनाया जा रहा है। 2010 में इसका आगाज हुआ था और पूरी दुनिया में इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के दरमियान इन जानवरों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और साथ साथ जो उनके इश्यूज हैं टाइगर के, उसको जो है वो सामने लाया जा सके। वेल अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ के हवाले से इस वक्त 177 मैमल्स मौजूद हैं, जबकि उसके अलावा अगर हम कहें बर्ड्स के बारे में बात करें तो वो 600 जो है वो बर्ड्स की भी पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो है वहाँ पर है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पोटोहार हो। और अगर हम इससे भी अपर साइड पर जाएं तो वो हमारे कुछ ऐसे भी टॉप्स हैं जो कि हिमालय है, जैसे कि कराकरम है। इन जगहों पर भी जो है वो कुछ ऐसे ही वाइल्ड लाइफ मौजूद है जहाँ पर इंसान का जाना भी बड़ा मुश्किल, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ काफी ही खतरनाक और खौफनाक। अच्छा अनम, मैं ये सोच रही थी कि ये 2010 से शुरू हुआ था और हर साल जो होता है 29 जुलाई को ये मनाया जाता है टाइगर्स के हवाले से, और इसको यही कहा जाता है कि ग्लोबल के हवाले से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें ये अहद किया जाता है कि जी टाइगर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जंगलात में उनके साथ जो कुछ भी होता है आबी हयात को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनके हवाले से जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी शिकार होते हैं, जितने भी ज़्यादातर नुकसान पहुँचते हैं वो भारत में पहुँचते हैं, क्योंकि 70% टाइगर्स जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और कहा जाता था कि पिछले सालों में 1 लाख टाइगर्स होते थे, लेकिन अब तकरीबन 3500 टाइगर्स रह गए हैं। गो के ये बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, जंगल के माहौल के लिए, आबी हयात के लिए इनको प्रोटेक्ट करना इंतहाई जरूरी है। इसी हवाले से WWF की नुमाइंदा भी हमारे साथ होंगी। और बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक तरफ तो मुल्क में शेर मुश्किल में है और दूसरी जानिब हम वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी शेर उसका दिन। अच्छा, ये थाईलैंड में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं और कई ममालिक में भी ये पाए जाते हैं और बड़े जोरों शोर से इनका ये दिन मनाया जाता है। इवन मलेशिया हो या दूसरे ममालिक हो, वहां पर तो इनके हवाले से रैली भी निकाली जाती है कि इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आप कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जंगल के हवाले से कैसे सिक्योरिटीज लगाई जाए, और ऐसी बहुत सारी बातें आज के दिन के हवाले से हम करेंगे भी। और इसी हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे कराची जू के उहदेदारों से और जानेंगे कि टाइगर्स डे पर चिड़ियाघर में किस तरह की तकरीबात का आगाज होता है। टाइगर जो है वो बहुत नायाब किस्म की स्पीशी है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए जो है इनके शिकार वगैरह जो कि जहाँ भी कहीं होते हैं उन सबको ममानियत की जाए और इनकी ग्रोथ में इजाफा किया जाए। टाइगर को हम मुख्तलिफ यानी गर्मी के हवाले से गर्मी वाला मौसम के हवाले से गर्मी का वो देते हैं इन्वायरमेंट, और सर्दी में सर्दी के हवाले से सारा इन्वायरमेंट देते हैं। इसी तरह तमाम जानवरों को भी उसी लिहाज से रखा जाता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब जितनी भी एक्सटिंक्ट चीज़ है उसके बच्चे सेंसिटिव ही होंगे। अगर टाइगर सेंसिटिव ना हो तो दुनिया में टाइगर ही टाइगर होते हैं। मिलेंगे एक फाउंडर रहीम से और मालूम करेंगे उनके पास कितने किस्म के टाइगर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में जंगल ही नहीं रह गए ना, अब तो जंगल में है ही नहीं हमारे पास, सेफ ही नहीं किया है। शुरू में बहुत पहले की बात है, जंगली कट गया सारा, एनवायरनमेंट ही नहीं है एनिमल्स ब्लू कैट का, तो इस वजह से शायद नहीं हुए जंगल में। अगर जंगल रहता तो शायद ये ब्रीड करते और ब्रीड होती है हमारे पास। और शुक्र है कि हमारी टीम जो है हमें इस डॉक्यूमेंट्री के लिए स्पॉट पर नहीं लेकर गई, हम तो डर डर कर मर जाते। खैर, आपको मिलवाएंगे दुनिया के जानवर की देखभाल करने वालों से।
बिग कैट जितने भी हैं वो 18 घंटे वो सोते हैं। जब तक वो अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो वो एक्टिव नहीं रहते, नॉन एक्टिव हो जाते हैं। पब्लिक आके तंग करती है, जानवर सो रहा है, सोते थे उसको जगाओ, पत्थर मारो तो वो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो नुकसान की तरफ जाता है। अच्छा लगता है मतलब कि इनके साथ रहना, खुशी होती है हमें भी, और हमारे मालिक भी 2-3 चक्कर लगाते हैं दिन में। मतलब कि वो भी देखभाल अच्छी करते हैं, जितना मतलब कि उनकी केयर है दूसरे ऐसी केयर नहीं कर सकते जैसी उन्होंने केयर की हुई है। मतलब कि बहुत अच्छा किया हुआ है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जनाब, सियासी उफकनामे पर क्या क्या तब्दीलियां आई हैं आज बात करेंगे। सबसे पहले सब आप स्टार्ट कर लें। हाँ, मैं ही स्टार्ट करूंगी, मुझे पता है। आज जो है ना, हम दोनों ये वीकेंड के पहले दिन बड़े सुस्त हुए होते हैं क्योंकि हमने खूब मजे से वीकेंड सेलिब्रेट किया होता है। चलें जी, खैर, कम टू द पॉइंट नाउ। जो मेन लीड है वो है कि कल हमने देखा पार शो किया पीटीआई ने, और इतना जबरदस्त पार शो किया कि तमाम जितने भी सियासी तज्जियाकार थे बार बार ट्वीट्स कर रहे थे और बार बार अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जलसे के हवाले से इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन मेन लीड में पढ़ देती हूँ। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शहबाज अब्बासी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अच्छा जी, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर घटिया जलील, शर्म नहीं आती, ऐसा कहते हैं इमरान खान साहब, और बड़ी लाउड वॉइस थी कल तमाम ही रहनुमाओं की पीटीआई की। अच्छा जी, जरदारी की करप्शन के खिलाफ निकलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं छोड़ेंगे, LNG अब्बासी आप माल नहीं खा सकेंगे, आज़ाद कश्मीर के घर के बाहर एहतजाज करें। अच्छा जी, जो आज़ाद कश्मीर के CM ने जो बयान दिया था उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की कल इमरान खान साहब ने, और उन्हीं के जलसे में की गई बातों को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। बिल्कुल ज़बरदस्त, और यही खबर जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा की मेन हेडलाइन में है कि जरदारी साहब अब तुम्हारी बारी है। तो नवाज शरीफ को तो नाअहल कर चुके थे, यानी साबिक वज़ीर आज़म, अभी तो मुंह पे चढ़ते चढ़ते बड़ा नाम लगेगा क्योंकि हमेशा से मैं को मुझे भी ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, साबिक लगाना पड़ रहा था। साथ साथ हम आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद अब जो कुछ मनाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या जबरदस्त उनका अंदाज था, क्या खुशी थी चेहरे पर, क्या मुसरत थी, वो मेरा ख्याल है कल सब लोगों ने देखा भी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब जरदारी साहब की बारी है, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, तो हम आपको बता दें कि आप तैयार हो जाओ क्योंकि अब हमारी बारी है। और इसी वाले से यहाँ पर मेंशन भी है। साथ साथ फजलुर रहमान को भी उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान के अब हम पीछे पड़ जाएंगे और अब नेक्स्ट जो है वो आपको भी मोहतात होने की जरूरत है। तो यही सारी खबरें जो है वो यहाँ पर मेंशन है। इसके साथ साथ तमाम जो जजेस हैं उनका शुक्रिया अदा किया इमरान खान ने, JIT के तमाम अरकान का शुक्र अदा किया कि उन तमाम लोगों की वजह से इस मुल्क में जो है वो जमहूरी हो गई है। तो ये जो खबर है वो आज एक्सप्रेस ने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। अच्छा जी, पनामा लीक्स के हवाले से, उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से, रिएक्शंस के हवाले से तमाम खबरें हैं। अच्छा, एक और जो यहाँ पर मेन लीड है वो है कि JIT की दस्तावेजात में खामियों के बायस वज़ीर आज़म नाअहल हुए, गलत पासपोर्ट नंबर दर्ज, मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप मौजूदगी में खामी है। अच्छा, एक पनामा लीक्स के फैसले के बाद जो नाअहली का फैसला आया उसके बाद ज्यादातर जो टारगेट किया जा रहा है या ज्यादातर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है वो कहा जा रहा है जी JIT इन्वेस्टिगेशन तो करी थी पनामा लीक्स के मामले पे, हुदैबिया पेपर्स मिल के मामले पे, या फिर दीगर उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके मामले पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लेकिन ये पनामा का मामला निकला, अकामा का मामला, तो इसके ऊपर अब एक रिव्यू पिटिशन दायर करने जा रही है नून लीग, और देखना होगा कि अब उनका अगला स्टांस क्या होगा। और कहा तो यही जा रहा है कानूनी माहिरीन की जानिब से कि ये जो रिव्यू पिटिशन होगी, क्योंकि ये वही जजेस सुनते हैं तो 90% इसके मुस्तरद होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर उनका स्टांस इतना स्ट्रॉन्ग है तो दे कैन कम बैक। जनाब, देखते हैं अब आगे ये केस किस तरह से नया रुख तैयार करता है। नैब में तो सब कुछ जा चुका है, अब वहाँ पर नून को क्या फ्री ट्रायल मिल पाता है या नहीं, ये भी सवालिया निशान है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मेन लीड की बात करें तो वो डेफिनेटली अब इस तमाम मंजरनामे के बाद नए वजीर आजम के हवाले से मुशावरत शुरू हो चुकी है कि कौन होगा नया वजीर आजम। इस हवाले से कहा जा रहा है कल किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो तमाम तरह अपोजिशन है इस वक्त वो भी इस मामले पर तकसीम नजर आती है और मुख्तलिफ नाम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन आज इजलास इस हवाले से तलब कर लिया गया और है कि कल इंतखाब हो भी जाएगा, जबकि उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है नून लीग की जानिब से। आपको बताते चले
मुख्तलिफ जो इस वक्त अब नाम सामने आ रहे हैं उनमें मुख्तलिफ, शेख रशीद हैं, हाँ, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, शेख रशीद और खुर्शीद शाह ने भी जो है वो कागजात लिए हैं जो कि आज जमा कराएंगे और मुख्तसर तरीन वक्त में वज़ीर आज़म का इंतखाब कर रहे हैं। तो होपफुली इस मुख्तसर वक्त में जो है वो एक क्रेडिबल वज़ीर आज़म का इंतखाब भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली भी हमारा इमेज जो है वो ये जा चुका है कि इस वक्त इनकी पॉलिटिकल जो तमाम तर स्टेबिलिटी है वो काफ़ी इस वक्त अनस्टेबल नजर आ रही है। अच्छा, अनस्टेबल इस सेंस में नजर आ रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स को जो लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे या जो लोग बहुत ज्यादा इन थे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए इतनी ज्यादा कोई मुश्किल या गंभीर नहीं, लेकिन इनसिक्योरिटी इसलिए कि वो जो मैंने अभी बात की ना कि पनामा का मामला था, कामा का मामला निकला, इसके ऊपर काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इंटरनेशनली भी इसी हवाले से खबरें पब्लिश हो रही हैं और तज्ज़ियाकार भी यही बात करें। अच्छा, ओवरऑल पूरा जो जंग है, ओवरऑल तमाम खबरें पनामा के हवाले से जो है यहाँ पर हैं, लेकिन मैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ पढ़ देती हूँ और ये शॉर्ट न्यूज़ है कि इमरान खान जरदारी पर तनकीद की बजाय खुद को अदालतों से बरी करवाएं, कमर ज़मान कायरा। अच्छा, जहाँ पर पीटीआई बहुत ज्यादा अब अपनी हिकमत अमली आगे बढ़ा रही है, स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है। एक तरफ से उन्होंने कौमी वतन पार्टी से जो है वो राब्ता खत्म कर दिया कि जिन्होंने पनामा में साथ नहीं दिया तो हमें इक़्तिदार की कोई लालच नहीं है। वहीं अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी भी बहुत पीपल्स पार्टी शायद खुलकर बहुत लाउड क्लियर इस बात का अवेला तो नहीं मचा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़कानों में खिताब कर रहे थे। इसके अलावा एक 1.5 साल का बच्चा है जिसका नाम वजीर है, उसकी नोज जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल थी पैदाइशी तौर पर, तो डॉक्टर्स ने उसको कहा कि फौरी तौर पर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर उसको इलाज के लिए अपनी गाड़ी भेजी वहां पर और फिर गाड़ी से उसको बुलवाया और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचवाया। तो अपने हल्के में या अपने लोगों के लिए या सिंध के अंदर खास करके पीपल्स पार्टी काफी मुतारिक है, छोटे छोटे मसलों से लेके बड़े मसले तक। बिल्कुल, इस वक्त जो तमाम सिचुएशन चल रही है उसमें पीपल्स पार्टी कहां पर स्टैंड करती है, कितने चांसेस पीपल्स पार्टी के, ये तो सब हम तज्ज़ियाकारों से अपने जानेंगे भी। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि इमरान खान का जब ये बयान आया तो उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बयान आया कि जनाब जरदारी नहीं, अब इमरान तुम्हारी बारी है, हम लोग एहतसाब भुगत चुके हैं, खुद को पहले कोर्ट से बरी करा लो और उसके बाद जो है हमारी बात करना, क्योंकि हम लोग तो इस एहतसाब को पहले और हमें जरदारी साहब को जो है वो अदालतें बरी भी कर चुकी हैं, तो हम घबराते नहीं हैं। इस तरह के बयान जो है वो आप अपने पास ही रखें। तो बड़े बोल्ड से बयानात इस वक्त हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान रहे हैं। आगे डॉन की कुछ खबरों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी पिक्चर जो है वो लगाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के हवाले से और उनके दीगर पार्टी जो है वो इस वक्त उनके हमरा जो है वो इस पिक्चर में मौजूद है और इस रैली को उन्होंने जो कल किया सेलिब्रेट किया यौम तशक्कुर, इस हवाले से ही खबरें मेंशन भी है कि इमरान प्लेजेस स्वीपिंग रिफॉर्म्स इन न्यू पाकिस्तान। नए पाकिस्तान की जो बातें की जा रही थी इमरान खान की जानिब से, उन्होंने उस चीज़ को ये जो अभी स्टेप उठा है इसके बाद उन्होंने ये रुख दिया है कि अब पाकिस्तान की एक नई बुनियाद रखी जाएगी, वो पाकिस्तान है जो इकबाल का पाकिस्तान था। उसके अलावा अब्बासी शाह राशिद टू रन फॉर पीएम ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 नाम जो इस वक्त सामने आ उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपने इस वक्त कागजात नामजदगी भी जो है वो ले लिए हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन लॉन्च्ड इन कोयटा। तो ये 3 अहम खबरें जो हैं वो आज डॉन ने भी अपनी मेन लीड्स बनाई। बिजनेस रिकॉर्डर में वही पिक्चर यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा है जो कि पब्लिश की गई है। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, और दूसरी जो लीड है वो खाकान अब्बासी के हवाले से कि खाकान पुट्स हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और जो तीसरी लीड है वो है वी हैव वॉन नया पाकिस्तान मैच सेज इमरान, मतलब वो ये कहते हैं कि हमने पहला मैच तो जीत लिया है। अच्छा जी, PMLN इक्वेट्स आर्टिकल 62-63 विद 58(2)B, ये एक अहम खबर होगी जिस पे हम तज्ज़िया और तबसरे में बात करेंगे। तो ये तो थी जनाब अखबारात की खबरें जिसमें पनामा लीक्स, PTI का जलसा और तमाम सियासी जमातों के रिएक्शंस भरे हुए हैं, हमने आपको बताया। मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों में सबसे पहले मेरा ख्याल है हम बढ़ेंगे इस्लामाबाद की ही जानिब और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली और PTI केस की समाअत आज होगी। पाकिस्तान के 21वें वजीर आजम के इंतखाब के लिए भी कागजात नामजदगी आज सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराई जाएंगी और अपोजिशन जमातों ने जो है वो आज इस इजलास में शिरकत भी करनी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आज न्यूज नासिर कासमी से। जी नासिर, तमाम तर खबरों की तफसीलात से आगाह कीजिए। इस्लामाबाद में खासी एक्टिविटी है और जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज अपोजिशन जमातों का इजलास है जिसमें मुश्तरका तौर पर
नासिर काज़मी की हमें आवाज़ सही से नहीं आ रही है। जैसे हमारा रब्ता होगा तो वो एक दफ़ा फिर से हम चलेंगे नासिर काज़मी की जानिब। तो अभी कफील अहमद का रुख कर लेते हैं जो कराची में मौजूद हैं और जानेंगे कफील अहमद से कि कफील अहमद आज शहर कायद में क्या सियासी और समाजी तकरीबात हो रही हैं, अपडेट कीजिए। देखिए आज भी जो है वो शहर के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो जारी हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से जो ताउन का सिलसिला है वो भी जारी है। बाकायदा जो वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार लाने की बात की जा रही है, उसमें कल जो है मुलाकात हुई है MQM की और जो है उसके अलावा पीपल्स पार्टी की। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे के बाद अगर उनके जो नाअहल करार दिया गया उसके बाद जो है उनसे जो है वो सपोर्ट के लिए भी जो मुख्तलिफ रैलीज़ का जो है वो इनकाद किया जाए। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आज शाम के बाद जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कफील अहमद। और अब एक बार फिर से हम बढ़ेंगे नासिर काज़मी की जानिब जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है और आज तो कुछ ज्यादा ही इवेंट्स इस्लामाबाद में, एक एक करके तफसील से आगाह कीजिए। बिल्कुल, अपोजिशन की जमातें सर जोड़कर बैठेंगी और वो मुतफिका नाम जो है उसका इंतखाब करेंगी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा। लेकिन लगता नहीं है कि अपोजिशन जमातें किसी मुतफिका फैसले पर पहुँचे, क्योंकि गुज़िश्ता रात होने वाले जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से आसिफ जरदारी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उनके साथ जिन मुशावरत भी होनी थी उनके खिलाफ खासी अर्जा सराई की, जिसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी सामने आई अपोजिशन की जमातों की जानिब से। तो लगता नहीं है कि शेख रशीद का नाम जो PTI ने मुंतखब किया है उसके ऊपर फैसला हो सके। साथ ही साथ अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और अपोजिशन को भी फाटा अरकान की याद भी सता रही है और उनकी ज़रूरत भी पड़ी है। तो आज फाटा के जो अरकान हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। दोनों साइडें अपोजिशन भी और हुकूमत भी कोशिश करेगी कि फाटा अरकान को साथ मिलाकर ताकि प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नायली से मुतल्लिक केस है, उसकी हेयरिंग है, इम्पॉर्टेंट केस है। और इसके अलावा अनीफ अब्बासी जो सफदर अब्बासी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस तरह के 3-4 इवेंट्स हैं जो आज इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड हैं। जी ठीक है, नासिर काज़मी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खास इवेंट्स हैं और खास करके सफदर अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग। अच्छा जी, अब रुक करते हैं लाहौर का। वहाँ मौजूद है आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट और हुमा भट्ट से जानते हैं कि हुमा भट्ट आज शहर में सियासी और कुदरती मौसम कैसा है, जरा अपडेट तो कीजिए। सियासी के बारे में मैं पहले बात बता दूं कि कुदरती मौसम जो है इस वक्त बहुत सुहाना है, क्योंकि सियासी मौसम तो इस वक्त बहुत पारा बुलंद हो रहा है, गर्म होता जा रहा है। लेकिन लाहौर का मौसम बहुत ही सुहाना है, क्योंकि सुबह से ही आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। सुबह तो बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसमें दिल तो कर रहा है कि यहीं पर खड़ा रहे, अंदर न जाए, अंदर की हवा ना लें, बल्कि यहाँ बाहर खड़े होकर बाहर की जो कुदरती हवा है उसका मजा लें। तो इस वक्त यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस मौसम में अच्छे मौसम में एक अच्छी खबर भी है। महकमे सेहत की तरफ से उन्होंने एक बच्चों के लिए, क्योंकि चंद रोज़ कबल एक सर्वे किया गया था जिसके मुताबिक पंजाब के 7 साल के बच्चों में हेपेटाइटिस बी की निशानदही की गई थी। तो उसके ऊपर एक यहाँ पर आज लॉन्चिंग सेरेमनी भी है। वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन वो भी अब बच्चों को पिलाई जाएगी। तो उसके लिए आज से उसका इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर सेहत जो है ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर वो इसका इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद से वो जो रोज़ाना गिरती है हिफाजती टीकों की, उसके साथ ये डोज जो है ये भी शामिल कर ली जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि बच्चे जो कि इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं बचपन में ही, उनको यहाँ से रोका जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग सियासत के बारे में बात करें तो सियासत में भी आज मुस्लिम लीग नून के जो हामी लोग हैं वो एक इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो वहाँ पर लोग एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। और देखें, हम लोग गुड मॉर्निंग आज वेडनेसडे डे के हवाले से शो करने वाले थे, लेकिन क्योंकि उस दिन पनामा लीक्स का फैसला आना था तो हम वो शो नहीं कर सके। चलें, अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन लाहौर में स्टार्ट और कोई अच्छी खबर इसी हवाले से सामने आए हैं जो कि बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शरीफ फैमिली के खिलाफ 5 रेफरेंसेस तैयार करने की हिकमत अमली के हवाले से आज अहम इजलास होगा। जराये के मुताबिक शरीफ फैमिली के खिलाफ तमाम मुकदमा रावलपिंडी इम्कान है, जबकि आज होने वाले इजलास में नैब के डिप्टी चेयरमैन इम्तियाज, DG ऑपरेशंस नैब
जाहिर शाह और डीजी रावलपिंडी नैब समेत सीनियर हुकाम शरीक होंगे। अहम मीटिंग, अहम इजलास, अहम फैसले। अच्छा जी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम पाकिस्तान नामजदगी के असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए सोचो बचाव शुरू हो गई है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह और वजीर ज़कात अशर मलिक नदीम कामरान मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि राजा अशफाक सरवर और मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी नाम सामने आए हैं। तमाम वजारत आला के उम्मीदवार का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किया जाएगा। और देखते हैं कि जी पंजाब अब कौन बनेगा, क्योंकि अब ये सवाल है, पहले ये सवाल था कि जी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कौन नामजद होगा। और पनामा केस के फैसले के बाद नए वज़ीर के लिए सियासी मुलाकातें शुरू हो गई। गवर्नर सिंध की क़यादत में मुस्लिम लीग नून और निसार खोड़ू की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने बहादुराबाद में एनक्यूएम पाकिस्तान के आर्जी मरकज पहुंचकर फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। फारूक सत्तार ने नून लीग को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसको एमकेएम पाकिस्तान की बात तहम्मुल से सुननी चाहिए। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, लेट्स सी कि कौन इस वक्त वज़ीर आज़म होता है, क्योंकि तमाम लोगों की नजरें और तमाम जो सियासी हमारी जमातें हैं उन लोगों की मुशावरतें भी इसी हवाले से शुरू हो चुकी हैं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका, रैपिड। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब, पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म का इंतखाब कल किया जाएगा। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा हिमायत हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन दोनों ही मुलाकातों में मसरूफ हैं। नून लीग के नामजद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और पीटीआई के उम्मीदवार शेख रशीद अहमद और पीपल्स पार्टी ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पार्लियामेंट में नून लीग के 188 मेंबरान हैं और इत्तेहादी जमातों की हिमायत से इनकी तादाद 214 हो जाती है। वजीर आजम बनने के लिए 172 अरकान के वोट दरकार होते हैं। हिमायत हासिल करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी ने इत्तेहादियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान ने फैसले को JUIFA की शूरा की मुशावरत से मशरूत कर दिया। नामजद वजीर आजम का कहना था कि उनका दामन साफ है और वो किसी रेफरेंस से डरने वाले नहीं। अपोजिशन भी मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिश में मसरूफ है और खुर्शीद शाह के चैम्बर में आज अपोजिशन जमातों का इजलास होगा। ताहम PTI की की नामजदगी पर खुर्शीद शाह कुछ मायूस हैं और उन्होंने इजलास से कबल उम्मीदवारों का ऐलान ज्यादती करार दिया। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नहीम साहब, हमारे साथ ही इसी स्टूडियो में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल चाल है नफीस नहीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे, जो डेफिनेटली पनामा लीक्स के बाद से आने वाले रिएक्शंस और इफेक्ट्स का शिकार है। बैनुल-अक़वामी मुल्क में अंदरूनी तौर पर भी लोग अब इसके फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इससे पहले हम पनामा लीक्स के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उसका फैसला आ गया तो उसके बाद सबसे ज्यादा बात इसके फैसले पे की जा रही है, जिसपे बहुत सारे तज्जियाकार और बहुत सारी सियासी पार्टीज जो हैं राय दे रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रही हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत ठीक हुआ। इदारिये क्या कहें? जी बिल्कुल बात सही है। पहले तो मैं यही आता हूँ कि जो आपकी थीम भी आज वो टाइगर्स के हवाले से है, टाइगर्स डे, और वो इत्तफाक की इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि 29 जुलाई को ये डे मनाया जाता है और 28 तारीख को एक टाइगर के खिलाफ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल इसी फैसले की गूंज अभी जारी है और अब हम उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस में चले गए हैं जहाँ पूरी वजीर आज़म और फिर वजीर आज़म मुस्तकिल वजीर आज़म का इंतखाब होना है। बहरहाल तमाम तर इदारिये इदारती नोट जो हैं वो और आर्टिकल्स इसी चीज़ का अहाता करते हैं। जंग का एडिटोरियल है साबिक वजीर आज़म का मौक़िफ़। एक्सप्रेस का है महज आराई से बचने की ज़रूरत है। डॉन ने लिखा है द टास्क अहेड फॉर पार्लियामेंट। कहानी ये है कि वज़ीर आज़म ने अपनी इसमें नाअहली के बाद उन्होंने पार्लियामानी पार्टी की सदारत की और उसने खिताब किया और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी जो नाअहली हुई है वो असल में करप्शन के बाइस नहीं हुई है। और उन्होंने शिकवा किया कि 70 सालों में किसी वज़ीर आज़म को काम करने नहीं दिया गया है और उन्हें एक छोटी सी वो जो काबिल वसूल तनख्वाह थी जो उन्होंने ली भी नहीं, उसकी बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। और उन्होंने फिर पार्लियामानी पार्टी अपने लीडर से कहा या अपने अरकान से कहा, आवाम से अपील की कि आप ही बताएं कि ये फैसला मेरे खिलाफ किस किस्म का आया है, ये काबिल कबूल है भी कि नहीं।
मुस्लिम लीग नून के सरबराह से लेके, अब तो खैर वो सदर भी नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ से लेके उनके दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो है वो इस फैसले को कबूल करने से इनकार किया है। हाँ, वो ये कहते हैं कि हम इस पर अमल कर रहे हैं, हमारे लिए मानना, इसे कबूल करना नहीं है, हम इसे कबूल नहीं करते। ठीक, नफीस इमाम साहब, इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम के खिलाफ बेशक फैसला आया है, पर उनका सियासी शहीद हो जाना समवेयर उनकी फेवर में भी जाता है, इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी एक सिचुएशन हमने देखी कि जब ये फैसला आया उसके बाद ने इस फैसले को जिस तरह से एक्सेप्ट किया है, और इस्लामाबाद की अगर मैं सड़कों की बात करूं तो क्या अगर ये फैसला वजीर आजम की फेवर में चला जाता, पीटीआई की जानिब से इतनी ही खामोशी होती जितनी अब हम देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद नून लीग की जानिब से है? देखिए अनम, खामोशी हम इसे नहीं कहेंगे। आपकी एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि नून लीग ने फैसला माना है, लेकिन में आप देख रही हैं जो बयानात आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इदारों को हम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ शख्सियात हैं जो जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। कुछ इदारती नोट्स में, और जो आपने बात की ना अभी डिसीजंस के बारे में, इमरान खान ने तो पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर कोई इस तरह का फैसला आता है और नून लीग ने अगर उसका रद्द दिया तो हम भी अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। ये तो ठीक है, बहुत ज्यादा मामला खराब होने का खदशा था, लेकिन नून लीग के बहरहाल ये एक मुस्बत है कि उन्होंने अप्रोच की कि उन्होंने इस किसी यानी कि महाजराई की जानिब नहीं गए, लेकिन उनके जो बयानात हैं ना, और खासकर वजीर आजम की जानिब से ये कहना कि मैं जो हूँ, मैं कानून की पासदारी के लिए अब फ्रंट फुट पे खेलूंगा, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है ही वांट्स टू स्टे इन द पॉलिटिक्स। अब वो चाहे वो वजीर आजम हैं या नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम लीग को लीड करेंगे। और फिर हम उन्होंने ही नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने भाई शहबाज शरीफ को, अब्बासी साहब को वजीर आजम के लिए। तो एक नाअहल शख्सियत जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, जो अपने मनसब के लिए नाअहल हैं, वो जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर रहे हैं, वो आपके नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप, ये ही बहुत बड़ा सवाल है कि एक मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर जिनको नाअहल कर दिया गया, उसके बाद पार्टी के तमाम अरकान उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं और कहते हैं जी आपने ही नॉमिनेशन करनी है, आप ही नॉमिनेट करेंगे, और उनकी जानिब से ही नॉमिनेट किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं, क्या नहीं है, या वो अगर इस पे बात होती है तो क्या जवाब देंगे, लेकिन सादिक और अमीन के जो पैरामीटर्स हैं, आप समझते हैं कि वो दीगर जो असेंबली के मेंबरान हैं वो भी सारे उन पे पूरे उतरते हैं? और जिस तरीके से कहा गया कि 10,000 दिरहम वाला जो मामला है कि जी उनको ना फायदा था ना नुकसान था, इसी तरह से इमरान खान साहब की भी एक ऑफशोर कंपनी है जो नुकसान है, उनका केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आपको लगता है कि वो भी खतरे में है और बाकी लोग भी? सबा, ये बात बिल्कुल ठीक है। इदारती नोट भी ये कहते हैं कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके हवाले से जो और जो तनख्वाह की जो फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, उसमें उन्होंने ये कहते हैं कि जो तनख्वाह मायने इस्तेमाल किए गए ना, वो डिक्शनरी से लुग़त से लिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है इसके से नहीं ली गई इसकी इस्तिलाह। तो यहाँ बड़े एक खला पैदा होता है, और वो बकौल उसके उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो है काबिल वसूल तनख्वाह को जाहिर ना करना अपने गोशवारों में या अपने कागजात नामजदगी में, उससे आपकी नाअहली नहीं होती। और इदारती नोट्स भी यही कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास नजर सानी का ये ऑप्शन है और इनका एक पॉइंट है। ये तो एक चीज़ है, लेकिन जहाँ तक उनके खिलाफ रेफरेंसेज हैं जो नैब को रेफर कर दिए गए हैं, वो जो है वो उनका दिफा करना जो है बहरहाल उसके बगैर, वो अगर उससे वो अपना दिफा करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहरहाल उन पर ये जो करप्शन का दाग है ये साफ हो सकता है। तो कोर्ट का फैसला जो है वो हतमी है। नफीस साहब, इस पर मजीद बहस जो है वो तो चल सकती है और इस वक्त चलेगी भी। हमने सोचा था कि पनामा से हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन ये पनामा जो है वो फैसले की सूरत में हमारे आगे आ जाएगा। और आगे भी हम लोगों ने कुछ इदारे जो है वो, जब तक ये फैसला नैब के बाद पास है और उसके बाद ये चीजें क्लियर होती है, तब तक तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हम आगे भी आपसे शोज में इसी हवाले से आगे भी इसी सूरत आपसे बात करेंगे कि जी अब कल नॉमिनेशन है, कल पता। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है स्क्रैबल चैंपियन ज़ुहैब और अब्दुल्ला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रैबल खेलते हैं। और इनको आज शो में बुलाने का मकसद हमारा ये था क्योंकि इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप कराची के अंदर जो इवेंट हुआ, और इस इवेंट के बाद अब उनका नेक्स्ट प्लान ये है कि वो यूके जा रहे हैं
प्रेजेंट करने के लिए, और वहां पर जाकर जो है वो वर्ल्ड स्क्रैबल जो तमाम तर चैंपियंस होंगे उनके साथ भी जो है वो स्क्रैबल खेलेंगे। तो कितनी मजेदार ये गेम है, कितनी मुश्किल ये गेम है, सब पर बात करेंगे हम अब्दुल्ला और सुहेब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान के रियल हीरोज हैं। ये वो लोग हैं जो कि अब जा रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। अच्छा सुहेब, आपने नेशनल चैंपियनशिप जीती, स्क्रैबल आप खेलते हैं, तो अभी जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात करी थी कि स्क्रैबल बड़ी माइंड गेम, बड़ा आपको फोकस्ड करके खेलना होता है। ये बताएं, शुरू से खेल रहे हैं, प्रैक्टिस थी, शौक था, या वोकैब बढ़ाने का बड़ा शौक था कि मेरी इंग्लिश वोकैब, क्योंकि ये स्टार्ट इसी तरह होता है ना कि जब आप अपने वोकैब्स बढ़ा रहे होते हैं, तो किस तरीके से आपने स्टार्ट? मेरा भाई खेलता था तो उसे देख देख कर मुझे शौक पैदा हुआ। अच्छा। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, एक्सपो सेंटर वगैरह में, उधर मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। फिर रेगुलर रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर वर्ड्स याद करे डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिक्शनरीज के थ्रू। अच्छा। फिर तो इस काबिल हुआ कि मैं नेशनल चैंपियन बन गया। जबरदस्त। सुहेब, आप तो चैंपियन बने ही हैं, साथ साथ अब्दुल्ला भी हैं जो कि बहुत जबरदस्त स्क्रैबल खेलते हैं और आपके साथ रनर अप रहे हैं सब में, और आप भी दोनों जा रहे हैं यूके। तो अब्दुल्ला, आपसे जानना डेफिनेटली एक इंटरेस्ट होता है तभी इंसान इन सब चीज़ों की तरफ आता है, तो इस सब पे कमांड हासिल करने के लिए कितनी डिक्शनरी पढ़ते हैं? डिक्शनरी तो नहीं पढ़ता, फिर से देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच हेल्प इन वर्ड स्टडी, तो आई यूज देम इंस्टेड। अच्छा, सो व्हाट आर यू स्टडीइंग? academically? हाँ। I'm currently doing my A levels. अच्छा, A levels में। And you? O levels। O levels में, एक A level में है, एक O levels में। अच्छा, ये बताएं कि जब आप स्क्रैबल खेल रहे होते हैं डेफिनेटली तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, तो घर से भी आपको बड़ी सारी सपोर्ट चाहिए होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और आपने बताया आपके भाई भी स्क्रैबल खेलते हैं, तो कितनी ज़्यादा हेल्प हुई थी? क्योंकि मेरे खालू स्क्रैबल खेलते तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाती थी, मुझे बता देते कि ये वर्ड ऐसे मिलेगा और ये कंपटीशन भी आ सकता है। बड़ी हेल्प हुई थी भाई से? भाई के साथ खेलने को मिलता था, जैसे वो भी अच्छा प्लेयर, तो हम लोग खेलते थे, आपस में वोकैब इंप्रूव होती थी हमारी, नए नए वर्ड सीखने मिलते, स्ट्रेटजीज बनती थी। तो ये हाँ, वही ना, स्ट्रेटजीज आपको पहले से पता होती थी कि ये स्ट्रेटजी है, ये ट्रिक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो सुहेब, अब आप चूंकि यूके जा रहे हैं, किस स्ट्रेटजी के तहत जा रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, कितनी एक्साइटमेंट है सबकी? बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा ये, पाकिस्तान का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे और दूसरों को शक्ल दे देंगे दूसरे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप दोनों पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, ये बताएं कि स्क्रैबल अब आप नेशनल चैंपियनशिप तो जीत चुके हैं और यूके में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत जाएं और जीत कर आएँ और फिर हम आपको दोबारा से बुलाएं और एक बड़ा ज़बरदस्त सा शो आपके साथ में करें। कितनी ज़्यादा मोटिवेशनल होता है ये गेम? क्योंकि इस गेम से आपको 3-4 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आपके वोकैब्स बहुत ज़्यादा अच्छे, और फिर आपको बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर कमांड होती है। तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल गेम है ये मेंटली भी आपका, क्योंकि माइंड भी आपका जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इस गेम से, कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल? ये हमारी सबसे पहले वोकैबुलरी इंप्रूव करता है, जैसे हमें काउंटिंग माउंटिंग होती है बीच में, तो उसमें भी हेल्प करता है, आपके दिमाग को खोलता है, ये दिमाग को फ्रेश करता है, तो जो पढ़ाई में भी हेल्प करता है। चलिए अब्दुल्ला से भी इसी हवाले से बात करते हैं। अब्दुल्ला, ये बताएं कि माइंड को फ्रेश रखने के लिए, फोकस रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं, कुछ बादाम और कुछ ऐसी चीजें होती है जो अम्मा जी बना कर देती हैं, ऐसी कोई चीज अम्मी बना के देती है कभी आपको? कॉफी पी ली, कॉफी और ब्रेन को आपको ड्राई करेगी। हाँ, वही ना, तो एक्टिव रखने के लिए। लेकिन याद रखना लफ्ज बड़ा मुश्किल होता है, और एट द मोमेंट अगर आपको नहीं आ रहा, आपने स्क्रैबल में एक लफ्ज जो है वो आपसे नहीं बन पा रहा, ऐसे में कहीं ना कहीं से आपको फोकस करने की कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है जब आपने जीतना हो। तो क्या टैक्टिस होती है, क्या इसमें इस हवाले से प्रैक्टिस कितनी करते हैं? तो अबाउट 6 to 7 hours a day. 6 to 7 hours a day? Yes. पढ़ाई के अलावा मिल जाता है टाइम आपको? यूजुअली जो मैं स्क्रैबल करता हूँ, आई डू इट इन द समर्स बिकॉज वरना पढ़ाई से इतना टाइम मिलता नहीं है। अच्छा, जो लोग स्क्रैबल खेल रहे होते हैं ना, उनको ज्यादा टाइम इसलिए भी मिल जाता है, समझ रहे होते हैं कि ये पढ़ ही रहे हैं। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि मैं भी इसी का एडवांटेज ले लेती कि ये पढ़ ही रही है, ये तो इसकी तो इंग्लिश ही बेहतर हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप जिस स्कूल में हैं या जो आपका ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, आपके कितने सारे फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करते हैं और कितने सारे लोग आप ही की तरह आना चाहते हैं, स्क्रैबल खेलना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं? लोग आप कहते हैं हमें भी खेलना है। दोस्त तो बहुत मोटिवेट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं खेलें ताकि उनका भी ऐसी नाम हो। हाँ। तो उनमें भी शौक पैदा हो जाता है इससे। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं ना, यार ये तुम क्या गेम खेल रहे हो, आओ मेरे साथ फुटबॉल खेलो, आओ मेरे साथ क्रिकेट खेलो, ऐसे भी लोग होंगे आपके? ऐसे भी होते हैं, लेकिन सब में शौक होता है, पैशन होता है ना कि इम्प्रूव करना।
ये वो 7 आवर्स खेलते हैं तो खेलते किसके साथ में? जैसे उनके तो बड़े भाई थे जो उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ वो खेलते थे। आप घर में खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, फैमिली के साथ खेलते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनका अगेंस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर ओपोनेंट ढूंढने का मसला नहीं होता। ठीक है, अच्छा क्या मैसेज, अब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, आपसे इम्प्रेस होने वाले तमाम उन लोगों को जो स्क्रैबल में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज देना चाहूँगा कि सभी स्क्रैबल खेलें, अच्छा गेम है और दुआएं करें कि पाकिस्तान जीत के। स्टार्ट कहाँ से लें? जिनको स्क्रैबल खेलना है वो स्टार्ट किस बुक से लें? क्या उनको फर्स्ट स्टेप क्या है उनके लिए? फेसबुक पे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। PSA जो है, PSA पाकिस्तान हाँ। स्क्रैबल एसोसिएशन, ये भी ट्रेनिंग दे रही होती है, तो उधर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, इससे आप अच्छे प्लेयर भी बन सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप। विश यू बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। आप लोग जा रहे हैं पाकिस्तान करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जब आप वापस आएं तो जीत कर आएं और उसके बाद हम दोबारा जो है वो इसको सेलिब्रेट भी करेंगे मिलकर। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे। फार्म हाउस ऑनर रहीम से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टाइगर्स की हिफाजत का दिन 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर में टाइगर्स की हिफाजत और उन्हें कुदरती माहौल की फराहमी के मुतालिक शऊर और आगाही फराहम करना है। जी हाँ बिल्कुल। इस दिन के हवाले से महकमा जंगली हयात जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों और चिड़ियाघरों की इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। कराची ज़ू में इस दिन को कैसे मनाया जाता है ये मिलते हैं और वहाँ के अहदेदारों से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा नाम आब्दा रईस है। मैं कराची चिड़ियाघर में एज ए डिप्टी डायरेक्टर ज़ू काम करती हूँ। मुझे तकरीबन 23 साल का अरसा हो गया यहाँ पर काम करते हुए। हमारे यहाँ जो है 2 टाइगर मौजूद हैं, एक मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं। और मेल का जो नाम है वो पाए है और फीमेल का नाम रिचिल है। और रिचिल बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों से बहुत फेमिलियर है, बहुत हेल्पफुल होती है, जॉयफुल होती है, अपने लोगों के साथ बहुत खुश होती है। हर मौसम के हिसाब से अपने आप को जो है वो एडॉप्टेशंस कर लेते हैं, मतलब सर्दी गर्मी के हिसाब से। ये टाइगर जो है वो बहुत नायाब किस्म की स्पीशी है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। लिहाजा इनके लिए, इनकी ग्रोथ के लिए जो है इनके शिकार वगैरह जो कि जहाँ भी कहीं होते हैं उन सबको ममानियत की जाए और इनकी ग्रोथ में इजाफा किया जाए। टाइगर को हम मुख्तलिफ यानी गर्मी के हवाले से गर्मी वाला मौसम के हवाले से गर्मी का वो देते हैं इन्वायरमेंट, और सर्दी में सर्दी के हवाले से सारा इन्वायरमेंट देते हैं। इसी तरह तमाम जानवरों को भी उसी लिहाज से रखा जाता है। हम तो अपने एनिमल्स यहाँ पर जो देख रहे हैं उसको उसी तरह लुक आफ्टर किया जा रहा है जो क्या है, लेकिन जो दूसरे लोगों ने रखा है उसको भी हम ये कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट इसको वैसे ही इन्वायरमेंट दें जैसा कि देना चाहिए। ये मेरे सामने पीछे बैठी है रिचल, ये हमारी टाइग्रेस है यहाँ पे, और ये तकरीबन 2012 में यहाँ पे आई थी। जब से हमारे पास मौजूद है और बहुत फ्रेंडली है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठी हुई है यहाँ पे। तकरीबन 12 से 14 साल उम्र है इसकी। डिवॉर्मिंग रूटीन में की जाती है, गोश्त खा इसलिए कच्चा गोश्त खाते हैं ये, तो वॉर्म्स का मसला हो सकता है। जो डिवॉर्मिंग की जाती है रूटीन में, वो डिवॉर्मिंग की करते रहते हैं। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब जितनी भी एक्सटिंक्ट चीज़ है उसके बच्चे सेंसिटिव ही होंगे। अगर टाइगर सेंसिटिव ना होता तो दुनिया में टाइगर ही टाइगर होते हैं। इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो 110 दिन तक तकरीबन है, और प्रेगनेंसी वो जो बच्चों की तादाद है वो 2 से लेकर 1 भी होता है, 2 भी और मुख्तलिफ हैं, 7 तक भी हो सकता है बच्चा, 1 से लेकर 2 से लेकर 3, लेकिन नॉर्मली 1 2 1 2 3 2 3 इस तरह होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजर हमेरा आयशा। और इनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आयशा जो है वो वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट भी हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के साथ भी इस वक्त एसोसिएटेड है और उस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हैं। तो इसी हवाले से वो आज हमारे साथ मौजूद भी, उन्हीं से कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? कैसे हैं? वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज आयशा, थैंक यू वेरी मच। आयशा, टाइगर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का दिन मना रहे हैं हम, 29 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन खैर ड्यू टू सम रीज़न हम आज इसको कर रहे हैं ताकि फिर भी किसी तरीके से लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि टाइगर की जो स्पीशीज़ हैं और टाइगर्स जो हैं वो किस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं और हम इनको किस तरीके से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप WWF से मुंसलिक हैं, उनके साथ एसोसिएटेड हैं, काम करती हैं। इस दिन को WWF कैसे सेलिब्रेट करता है, कैसे मनाता है?
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और ये बहुत अच्छा जेस्चर है आपका कि आपने टाइगर्स जैसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सेलिब्रेट करने का सोचा। 29 जुलाई को ये जो वर्ल्ड ग्लोबल टाइगर डे जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसका मकसद भी यही है कि जो टाइगर्स की जो बाकी मानदा पॉपुलेशंस हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए जो है वो अवेयरनेस रेज़ की जाए, और जो आलमी सतह पर जो है वो जो भी कोशिशें हैं उनको एजिटेट किया जाए। आपको पता है कि अब पाकिस्तान में तो टाइगर पाकिस्तान बनने से पहले ही चले गए थे। सो 1906 इज़ द ईयर व्हेन दे वर टोल्ड कि जी वो जा चुके हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास और भी ऐसी आइकॉनिक स्पीशीज़ थी जैसे कि वन हॉर्न राइनोस थे, एशियाटिक चीतास था जो कि पाकिस्तान से चले गए। लेकिन WWF एज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के उन हिस्सों में, उन ममालिक में एशिया के अंदर जहाँ पर के टाइगर्स की बाकी मानदा पॉपुलेशंस हैं, वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोर से इनके तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहा है। आलमी सतह पर एक ग्लोबल प्रोग्राम है जिसका मकसद ही टाइगर्स की तादाद को 2022 तक दुगना करना है। तो WWF एज़ नेटवर्क जो है वो उन काविशों का भी हिस्सा है। ठीक, हमें ये बताइए कि आपके पास डेफिनेटली इस हवाले से सारा रिकॉर्ड भी होगा कि कितनी स्पीशीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि क्या वजह हुई कि पाकिस्तान से तमाम स्पीशीज़ चली गई, कैसी कैसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी इस हवाले से। और दूसरी चीज़ें जानना चाहूँगी कि जो मौजूदा इस वक्त हमारे पास स्पीशीज़ हैं टाइगर की, उनको किन किन तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त सामने आ रही है? हमारे पास अगर एक जनरल जो इशू रहा है, ख़ास तौर पर हमारी बहुत सारी आइकॉनिक स्पीशीज़, जैसे अभी हमने टाइगर की मिसाल दी जो कि पाकिस्तान में नहीं अब पाए जाते। एशियाटिक लॉइन जिसे बब्बर शेर कहते हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिलता। इसी तरह से एक सींग वाला जो गैंडा है जो कि हिस्टोरिक रेंज उसकी पाकिस्तान में से वो चला गया। तो अगर उसका एक अगर आप कलेक्टिव फैक्टर देखें तो उनका शायद बेदरेक शिकार जो था वो एक बुनियादी रीज़न बना उनके ख़त्म होने की। इसी तरह से फिर जो उनका हैबिटेट है, क्योंकि अगर आप किसी को उसका घर उससे छीन लें या उसका घर ख़राब कर दें तो आप कभी भी उसमें जो है ना उसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़िंदा रहना। सो हैबिटेट डिग्रेडेशन एक दूसरा बड़ा फैक्टर है जो कि इस तरह की आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ की एक्सटिंक्शन का बाइस बनी। और ख़ास तौर पर एक तीसरा जो अहम फैक्टर है जो टाइगर्स के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो कि वो पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन ग्लोबली जो है वो टाइगर्स का शिकार किया जाता है बेदरेक इनकी डिमांड के लिए, जिसको हम इलीगल ट्रेड कहते हैं वाइल्ड लाइफ की। क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ डिफरेंट हैं, वहाँ पर ये एक मिथ है कि टाइगर्स के जो बॉडी पार्ट हैं वो जी बहुत सारी बीमारियों को जो है वो उसको मदद करते हैं हेल्थ वो ख़त्म करने में, और जो कि इसकी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसी तरह से जो टाइगर की स्किन है, इसकी जो पेल्ट है, आपको पता है कि ये एक लोग अपने घरों में लगाते हैं डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पर अब अगर इसको हम पाकिस्तान से रिलेट करें तो हमारे पास अब टाइगर्स तो या लाइन्स तो नहीं बचे, लेकिन हमारे पास और आइकॉनिक स्पीशीज़ हैं जो कि शायद सिमिलर ख़तरों से दो चार हैं। जैसे स्नो लेपर्ड जो कि एशियन बिग कैट है और दुनिया में ये सिर्फ एशिया के 12 ममालिक में पाया जाता है और पाकिस्तान उनमें से एक है। अब अगर आप देखें तो इस खूबसूरत जानवर, और दूसरा जो है वो हमारे पास कॉमन लेपर्ड है जो कि इंतहाई खूबसूरत बिग कैट है। लेकिन अगर आप देखें तो मसाइल इनके भी यही हैं कि इंसानी आबादी के बढ़ने से जो है इनका हैबिटेट कम हो रहा है। फिर जो है चूँकि इसके साथ क्या होता है कि जब इंसानी आबादी बढ़ती है तो लोग इनके घर में भी घुस जाते हैं और जहाँ पर इनका इंसानों के साथ तसादुम का ख़तरा होता है। अब एक इसी तरह से फिर इनकी जो बेदरेक शिकार है, इलीगल जो इनकी जो किलिंग है, जो कि पोचिंग है, जो कि इनकी इलीगल ट्रेड के लिए है, इनकी बॉडी पार्ट्स के लिए, इनकी स्किन के लिए जो है वो एक और बड़ा इशू है। स्मगल किया जा रहा होता है इनके बॉडी पार्ट्स को। अच्छा हमारा जहाँ पर हम बात करें कि एक तरह से एशिया का कौमी जानवर समझा जाता है ये बिग कैट्स जो हैं, और एशिया में सबसे ज़्यादा ही होती हैं, भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो डेफिनेटली हमें भारत के बारे में या उनके जूस के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम अपने जू की बात करें, पहले राजू था वो चला गया, अब रिचल है वहाँ पर। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि हम जानवर अगर ले भी आएँ तो उनकी हैबिटेट का हम ख्याल ही नहीं रखते हैं, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो क्यों नहीं कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाती, क्यों नहीं कोई प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता? हम बड़े धूमधाम से किसी को किसी कंट्री से उठा के ले आते, जी साउथ अफ्रीका से इतना बड़ा हमने शेर लेके आ गए, हाथी लेके आ गए, हम कुछ लेके आ गए, लेकिन फिर जब वो यहाँ होते हैं तो उनकी इंटेक का ख्याल नहीं करते, उनकी डाइट का ख्याल नहीं करते, उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं देते। फिर उसके अलावा जो हमारा एक ओवरऑल सफाई का नाकिस इंतज़ाम है, वो सब चीज़ें मिलके ये हैबिटेट की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिर इस सिलसिले में क्या करना चाहिए कि हमारे जू जो है उनकी रौनकें भी इन्हीं से हैं, लेकिन फिर हमें उसको एटमॉस्फेरिकल डेवलपमेंट और चेंजेस भी देने हैं? आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
कि एनिमल्स और ज़ू का जो है वो कनेक्शन हमारे लिए यही होता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद एनिमल्स को टीवी के बाद सिर्फ ज़ू पे ही देखा जाए, हाँ। लेकिन ये ज़ूज़ के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद करता है कि आप एक ऐसे आइकॉनिक जानवर को जो कि इंडेंजर्ड है, अगर आप उसको अपने पास रख रहे हैं तो उसको इस चीज़ को इंश्योर करना कि उसके वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट करें, वो किसी अननेसेसरी स्ट्रेस के अंदर ना जाए, या जो है वो इस ज़ू में कैप्टिविटी के दौरान जो है वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब अगर आप टाइगर की ही मिसाल लें, अगर आप टाइगर को एक जंगल में, अगर इंडिया की आपने मिसाल दी, अब अगर आप वहाँ का हैबिटेट और लैंडस्केप देखें और कितनी बड़ा एरिया है जो कि वो पैदल चल के कवर करता है, अब अगर आप उससे कंपेयर करें उसी टाइगर को अगर आप एक केज में रख देते हैं जो कि मुश्किल जो है केज के बाहर भी नहीं आप तो टहलाते कि वो डेंजरस ना हो जाए, एक दो मरले का है, तो इससे तो आप डेफिनेटली आप उसको उसके कुदरती हैबिटेट का तो नेमुल बदल नहीं दे सकते। जूज या जो भी कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी है, आई थिंक एक चीज़ जो हमें बहैसियत जू मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और बहैसियत इंडिविजुअल्स जो समझने की ज़रूरत है कि जूज़ का बुनियादी मकसद एनिमल को डिस्प्ले पे रखना नहीं है। उनका बुनियादी मकसद है कि एनिमल्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवेयरनेस के मैसेज को बिल्कुल अवेयरनेस के मैसेज के हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में जो शहरी है अख्तर नकवी, इनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्हें बतौर वज़ीर आज़म हम जो नामजद किया गया है इनके इस हुक्म को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने इस पे जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उनमें कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब और FIA में मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो जो एयरलाइन है उनके मालिक हैं और कारोबारी शख्सियत हैं। उनका कहना था कि किसी भी शख्स को जो वज़ीर आज़म के लिए नामजद हो उसका कारोबारी शख्सियत होना ठीक नहीं है, और उसके साथ क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमात हैं तो लिहाजा इनकी जो बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी है उसको कलअदम करार देने का हुक्म दिया जाए। ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में दायर की गई है। जी ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। तारिक खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बढ़ेंगे हम हमेरा की जानिब और बात हो रही है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। जैसे कि हमेरा मैं आपसे बात कर रही थी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि आपका इंटरेस्ट इस सब में कैसे हुआ। आप क्योंकि बाहर भी गई थी और वहाँ के अगर लोगों की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ हो चाहे हमारे जो स्ट्रीट जो एनिमल्स हैं उनकी बात करें तो उनकी तरफ एटीट्यूड जो है वो लोगों का जो बिहेवियर है वो कितना डिफरेंट है पाकिस्तानी लोगों से, ये तो हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं और इस डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जानवरों से मोहब्बत थी आपको? मुझे ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे बचपन से ही जानवर पसंद थे, लेकिन मैंने कभी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बनने का सोचा नहीं था। सब एक टिपिकल फैमिली से आई हूँ मैं, तो उसमें एक सब बच्चों को या तो डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है, लेकिन जब ये काम नहीं किया तो मैं ज़ूलॉजी की तरफ चली गई। लेकिन उसमें एक चीज़ जो डेफिनेट थी शुरू से कि मुझे लगता था कि एक रोल जो आप प्ले कर सकते हैं बहैसियत इंसान के किसी की वेलफेयर जो है उसको कंट्रीब्यूट करके, जैसे डॉक्टर बनने का भी ये मकसद था। तो जैसे मेरी एसोसिएशन WWF से हुई तो एक चीज़ आई थिंक जो मेरे में बिल्ट हुई है कि वो हम सिर्फ इंसान के वेलफेयर की बात नहीं करते, अगर हम किसी एक जानवर के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रोल, या हमारी वजह से किसी जगह का फॉरेस्ट ही बच सकता है या पानी का एक ऐसी साफ़ नदी जिससे कि इंसान और जानवर दोनों फ़ायदा लेते हैं, अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ में भी हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसी चीज़ ने जो है वो मेरा पैशन जो है ना वो फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ स्ट्रेंथन किया है। और आई थिंक कि अब वो स्टेज आ गई है मेरे लिए कि शायद वो जब अगर कभी किसी एनिमल के सुनते हैं कि कुछ होता है तो डिस्पाइट कि अब तकरीबन मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में, मैं आज भी नहीं रोना से बाज आ सकती जब ऐसे होता है। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको उनसे सी हो जाती है ना, आपके साथ आप उसको देख रहे होते हैं चलते फिरते और खुश होते हुए चीखते हुए। अच्छा मेरा इससे पहले हमने वर्ल्ड शार्क डे किया था तो उस पर भी मैंने जो है उनके एक नुमाइंदे थे मेंबर थे उनसे, उनसे सवाल मैंने किया था कि शार्क्स जो होती हैं बड़े बड़े जहाज़ को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो इसकी स्पीशीज़ कुछ डेंजर भी होती हैं और कुछ पीसफुल भी होंगी। तो उन्होंने बड़ा मुझे मुतमईन करके जवाब दिया कि जी सारी ऐसी नहीं होती हैं।
लेकिन टाइगर्स के बारे में तो एक आम परसेप्शन है कि मतलब अगर पिंजरे के अंदर ही है तो इट इज़ ओके फाइन, लेकिन अगर पिंजरे के बाहर है तो you'll be die। तो इनकी स्पीशीज के बारे में आप बताएं कि सबसे ज़्यादा डेंजर स्पीशीज जो है वो कौन से टाइगर्स की होती है, और थोड़ा जो हल्के आ जाते टाइगर वाले भाई वो कौन से होते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जो है वो टाइगर बड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि आस-पास भी नहीं उनके बता सकते। इवन जब ये परसेप्शन स्टोरी रखी गई थी तो हमारी टीम ने कहा था कि हम लोग आपको किसी ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर है। हमने कहा था कि नहीं, ऐसा कतई नहीं, हम एटलीस्ट अपनी जान को इस रिस्क में नहीं डाल सकते। कैसे डील करते हैं आप लोग भी जब आप उनके पास होते हैं या उनको प्रिजर्व कर रहे होते हैं? हमारे टीम जो है, हमारे कुछ सीनियर कॉलीग्स हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है लेपर्ड्स के साथ काम करने में। तो एक चीज़ आई थिंक जो हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं एनिमल डेंजरस है या डेंजरस नहीं है, तो उसकी एक अच्छी मिसाल ऐसी दी जाती है कि देखिए टाइगर अगर एक जंगल में रह रहा है जो कि उसका घर है, अगर हम उसके घर में गलती से घुस जाते हैं तो बेसिकली ये टाइगर की गलती नहीं है, हमारी तो एग्जैक्टली। सो जो अहम चीज़ है कि जानवर की जो अमूमन एक चीज़ कहा जाता है कि वो बिना किसी वजह के अटैक नहीं करता अनलेस कि वो आपसे थ्रेटन फील करे या जो है आप उसको इतना इंटिमिडेट कर दें कि वो अपने डिफेंस में ये फ्रेंडली भी होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो कि टाइगर्स के साथ या बड़े बड़े लायंस के साथ जो है उन्होंने बड़े ऐसी तस्वीर खिंचाई होती है, वो हार्मफुल नहीं होते। देखिए एनिमल्स जो हैं उनकी इस तरह की वाइल्ड में भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जो रिसर्चर्स हैं साल साल काम करते रहे हैं टाइगर्स के साथ। जेन गुडाल एक रिसर्चर हैं जिन्होंने प्राइमेट्स के साथ काम किया, और अगर आप देखें तो उनकी जो एसोसिएशन है उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रोकोडाइल्स जैसे एनिमल्स के साथ करते हैं, शार्क्स के साथ लोग काम करते हैं। तो डिलिब्रेट ऐसा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको लेपर्ड की एक मिसाल देती हूँ। सो कॉमन लेपर्ड को आमतौर पर गिलियात में जो यूबिया नेशनल पार्क की साइड पे है, बाज़ औक़ात कम्युनिटी के साथ उसका बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। होता यह है कि जी अगर अमूमन लोग शाम के वक्त जो है वो जंगल में निकलते हैं क्योंकि उसी एरिया में लेपर्ड भी रहता है और वो वहीं पे से इंसान भी गुजरते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको जो है उन पर अटैक करता है। और उसकी रीज़न ये नहीं होती है कि वो टाइगर है, वो लेपर्ड है वो अटैक करता है, इसलिए कि वो शायद उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये इंसान है कि यह मेरा शिकार है। सो अगर जहाँ तक अगर हम थोड़े से केयरफुल रहें और अगर हम उनको उनके हैबिटेट में छोड़ दें तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो है वो डिलिबरेटली। अगर आप देखें शार्क्स की अगर मिसाल लें तो आप देखें तो कितने लोग शार्क्स के अटैक से मरे हैं, और उसका अगर आप कंपैरिजन करें ह्यूमन की जो वायलेंस के हिसाब से तो वो तो बहुत कम है। वायलेंस तो किसी को भी पसंद नहीं होता, इंसान हो या जानवर हो। तो बहुत शुक्रिया आपका, हमीरा हमारे साथ मौजूद थी और इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रही थी। और मुझे तो उनकी बातों से यही बात समझ में आई है कि भाई अगर हम टाइगर के घर में चले जाएं तो उसमें गलती हमारी है, तो फिर हम उन्हें क्यों दोष देते हैं। That's very true। और टाइगर्स के हवाले से बात हो रही है तो टाइगर्स की बहुत सी इकसाम हैं जो कि जनूबी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ साथ वियतनाम, चीन, रूस और मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में भी ये टाइगर्स पाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए तो इसको एशिया का कौमी जानवर भी कहा जाता है। इनमें बंगाली और साइबेरियन टाइगर दुनिया के तेज़ रफ्तार जानवरों में शामिल हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने इस हवाले से कराची में एक फार्म हाउस के ऑनर से मुलाकात की है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के टाइगर्स मौजूद हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये पैकेज देखने के लिए। आइए आप भी देखिए। मेरा काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लाइव बर्ड्स, एनिमल्स इंपोर्ट भी है एक्सपोर्ट भी, और शौक़ भी है मेरा ये। मुझे टाइगर, लायन का, कैट फैमिली में बहुत शौक़ है। मैंने रखे हुए हैं अपने कैट फैमिली अपने लिए। प्राइवेट सेक्टर पे बहुत कम लोगों ने रखे हुए हैं, जिसमें से मेरा नाम आता है। कैट फैमिली जो है ये हर कोई नहीं पाल सकता। अब देखें ना, चिड़ियाघर में आपने कराची ज़ू में देखा होगा, कराची ज़ू में और इनमें कितना फ़र्क है। डाइट का प्रॉब्लम है, उधर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने काउंट करके ये सारे केजेस बनाए, इनकी फैसिलिटीज़ देख के सर जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी की है। हर चीज़ हमने इनको प्रोवाइड की है। जब तक किसी से प्यार नहीं करें किसी जानवर से, वो इतना मानूस नहीं होता। ये हमारा माशाल्लाह बहुत टेम है। हमारी ब्रीड आई है यहाँ पर। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 6 बच्चों का। 6 बच्चे आए, वर्ल्ड में 5 बच्चों का रिकॉर्ड था हमारे पास। हमने 6 बच्चे ब्रीड कराए हैं और माशाल्लाह वर्ल्ड का रिकॉर्ड है।
पाकिस्तान में जंगल ही नहीं रह गए ना, अब तो जंगल में है ही नहीं हमारे पास, सेफ ही नहीं किया शुरू में, बहुत पहले की बात है। जंगल ही कट गया सारा, एनवायरनमेंट ही नहीं है एनिमल्स बिग कैट का, तो लिहाजा इस वजह से शायद नहीं हुआ है जंगल में। अगर जंगल रहता तो शायद ये ब्रीड करते और ब्रीड होती है हमारे पास। गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई वो है ही नहीं। आप देखें ना, गवर्नमेंट के जू हैं उनको भी वो अच्छी तरीके से नहीं रख रहे, उनका एनवायरनमेंट नहीं है। हमारा कराची जू है, चारों तरफ ट्रैफिक है उनका, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। एनिमल्स के केजेस जो बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं जैसे एनिमल्स जेल है। तो लुक आफ्टर करना पड़ता है डे बाय डेली बेसिस पे इनकी साइकी को देखना पड़ता है, इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या तकलीफ़ है, इनको क्या चाहिए, इनकी साइकी को समझना पड़ता है एनिमल्स की, ख़ासतौर पर बिग कैट्स की। ये तो डेली बेसिस का काम है और शौक़ का काम है। अगर आपको शौक़ है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ जानवर वो थोड़ी बताएगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कोई तकलीफ़ है या और कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए जनाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो जंगल ही खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि वायलेंस, अभी हम बात कर रहे थे अमीरा से कि जानवरों को पसंद नहीं होती, इंसानों को भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमारा जो कराची जू है उसके चारों तरफ ट्रैफिक है और वायलेंस है। तो किस तरीके से फिर हम ये तवक्का करते हैं कि वहाँ पर कोई भी एनिमल या कोई भी स्पीशीज़ पुरअमन तरीके से या सही तरीके से सेहत के साथ अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सबा। और अभी हमारा से मैं ये भी बात पूछ रही थी ऑफर कि पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो क्या इन तमाम वाइल्ड लाइफ के लिए सूटेबल है, यानी तो शी सेड कि ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है और इसीलिए बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं, चाहे वो आपके टर्टल्स की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, वो ट्रेवल करके ऑल द वे पाकिस्तान आते हैं और यहाँ के साहिलों पर जो है वो ब्रीड होती है उनकी। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती बात है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो तो सूटेबल है, लेकिन यहाँ के लोगों का बिहेवियर भी आई थिंक इस तरफ सूटेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इन अंडों को चुरा भी ले लेते हैं। बिहेवियर भी सूटेबल है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, लेकिन इंतजाम सूटेबल नहीं है। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक था जिसके बाद मिलवाएंगे आपको टाइगर्स की देखभाल करने वालों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, आज बात कर लेते हैं आज की तारीख के हवाले से। आपको बताएं कि आज के दिन यानी 31 जुलाई 1928 में पहली बार एक खातून ने ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। पोलैंड की हेलिना कोनोपेका वो पहली खातून थीं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक में डिस्कस थ्रोइंग का मुकाबला जीता था और एम्स्टरडैम में 39.62 मीटर्स के थ्रो का अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। डिस्कस थ्रोइंग एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट को एक डिस्क अपने हरीफों के मुकाबले में ज्यादा फासले पर फेंकना होती है। हेलिना ने डिस्कस थ्रोइंग की ट्रेनिंग के साथ साथ हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और स्केटिंग की ट्रेनिंग भी हासिल की। हेलिना 3 किस्म की बैनुल अक़वामी ज़मानों की माहिर थीं। हेलिना 1936 के समर और विंटर ओलंपिक्स की गेस्ट ऑफ ऑनर थीं और 1938 से 1939 तक पोलिश ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी रहीं। बात हो रही है टाइगर्स डे की, तो जनाब एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में टाइगर्स की तादाद में खतरनाक हद तक कमी हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक में टाइगर्स की अफजाइश, नस्ल और उनकी हिफाजत के लिए तंजीमें सरगर्म अमल है। और अगर बात की जाए दुनिया के इस खतरनाक जानवर की देखभाल की, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। टाइगर्स की देखभाल किस तरह की जाती है ये बताएंगे आमिर अजीज और वहीद मुराद, जिनसे हमारी टीम ने मुलाकात की है। मेरा नाम आमिर अजीज़ है, मैं यहाँ ओवरसियर के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। रोज़ाना इनको नहलाना होता है, गर्मी के हिसाब से इन्हें बर्फ़ भी दी जाती है। सुबह इनका मूड ज़्यादा अच्छा होता है, वॉक अच्छी करते हैं, भागते दौड़ते हैं। बिग कैट जितने भी हैं वो 18 घंटे वो सोते हैं। जब तक वो अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो वो एक्टिव नहीं रहते, नॉन एक्टिव हो जाते हैं। पब्लिक आगे तंग करती है, जानवर सो रहा है, सोते थे उसको जगाओ, पत्थर मारो तो वो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो नुकसान की तरफ जाता है। बड़ों को भी ट्रेन करने में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, उसके अंदर पार्ट टाइम आपको टाइम देना है।
आप टाइम दोगे नहीं जब तक एनिमल्स को, तो वो उसके साथ आपके साथ अटैचमेंट नहीं लेगा। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो खेल कूद करने में ज़्यादा एक्टिव होती है। बड़े का जो है वो अटैचमेंट होते हुए देर नहीं लगती है, लेकिन ये कि टाइम देना पड़ता है। मेरा नाम है वहीद मुराद, रानी फार्म हाउस में काम करता हूँ, शेरों की देखभाल करता हूँ। सुबह 8 बजे 7 बजे आता हूँ। उनका पहले नाश्ता देते हैं, दूध, फिर उसके बाद पानी देते हैं। इनकी मतलब कि सारी देखभाल मेरे ऊपर ही है। सफाई वगैरह सारी मैं ही करता हूँ। अच्छा लगता है मतलब कि इनके साथ रहना, खुशी होती है हमें भी, और हमारे मालिक भी 2-3 चक्कर लगाते हैं दिन में। मतलब कि वो भी देखभाल अच्छी करते हैं। जितना मतलब कि उनकी केयर है, दूसरे ऐसी केयर नहीं कर सकते जैसी उन्होंने केयर की हुई है। मतलब कि बहुत अच्छा किया हुआ है। और ये है कि अभी आदी हो गए हैं हमारे साथ, मतलब कि बहुत सालों से रह रहे हमारे साथ, आदी हो गए हैं। इनके 13-14 साल हो गए इनके साथ ही। जानवरों से प्यार की बड़ी बड़ी मिसालें तो हम देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने रवैये की बात करें तो अक्सर जू में जाएं तो आप देखेंगे मंकीज़ को हम लोग पॉपकॉर्न फेंक रहे होते हैं और उनको ना सिर्फ उस जगह को गंदा कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें भी उठा उठा के मार रहे होते हैं। तो ये भी एक कॉमन बिहेवियर है जो मैंने अक्सर लाहौर जू में तो ज़रूर देखा है। चलिए, पॉपकॉर्न से आपने मुझे याद दिलाया, कल मैंने घर में बनाए थे पॉपकॉर्न, और खाने पीने की कुछ बात कर लेते हैं। तो जनाब, झटपट खाना बनाना है और वो भी मज़ेदार, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगी क्या, तो बाकी रेसिपी। और जनाब, ये चिकन आपने मलाई देखी, और जब भी कोई डिश इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है तो डेफिनेटली मैं अनम काज़मी को थ्रो करती हूँ। अनम 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लेके दिखा। सॉरी, पहले से ही मैं आपको इनकार कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी देख रही थी हैरानी से कि उन्होंने कितना कुछ इसमें डाल दिया है, लेकिन था बड़ा बसे का, लग भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा साइज का चिकन था जो आपने देखा है। तो अनम जिस तरीके से फोकस कर रही थी इंग्रेडिएंट्स को, तो मैं ये देख रही थी कि फिर ये मेरे बस की तो बात नहीं है, अनम नहीं बताना है। खैर, गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज।
और इस वक्त आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वजीर आजम नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब FIA में मुकदमा दर्ज है। अदालत शाहिद खाकान अब्बासी की नामजदगी का लदम करार दे, इस खबर पर हमने तजिया लेने के लिए राब्ता किया है रसूल बख्श रईस साहब से। जी रसूल साहब, बताइएगा कि नए वजीर आजम की नामजदगी को भी चैलेंज कर दिया गया है, अब क्या होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? ये तो एक इलामत है कि मुल्क में सियासी कशीदगी और तनाव की तसादुम दोनों जानिब से है, जारहाना अंदाज ज़बान में भी और अमल में भी दोनों जानिब से हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अदालतों में एक दूसरे को घसीटा जा रहा है, किरदार पर, इंटीग्रिटी पर और करप्शन के इश्यूज पर। तो मेरे ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला करना है, लेकिन इससे ये होगा कि मुल्क में इस वक्त जो एक तातुल की फजा पैदा हो गई है कि मुल्क में न वजीर आजम है न कबीना है, तो ये एक खला है। ये अगला कितना दिन रहता है ये मुनहसर होगा कि अदालत क्या फैसला आज करती है, कि क्या इलाव करती है प्रोसेस को कि वो कंटिन्यू करे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो दरखास्तें आज दी गई हैं उनकी सियासी नोयत है, और मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी, इजाज़त दे देगी कि वो जो एक अमल है पार्लियामान के जरिए नया वजीर आजम मुंतजब होने का, वो किया जाए। बाकी जो केसेस हैं उनके खिलाफ जब तक कि उन प्रूव नहीं हो जाते, साबित नहीं हो जाते, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि उनको नाअहल करार दिया जा सकता है इस ओहदे के लिए। कि मेरा ख्याल ये है कि प्रेयर या प्ली ये ली गई है कि उनके खिलाफ केसेस हैं और वो केसेस का चूंकि फैसला तो नहीं हुआ, तो क्या जो केसेस किसी के खिलाफ जब दर्ज करते हैं तो वो किसी ओहदे के लिए नाअहल हो जाता है? मेरा नहीं ख्याल है कि वो नाअहल होता है। तो गालिबन इम्कान यही है कि इस खला को पुर करने के लिए और ये तातुल है उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देगी कि पार्लियामान नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। अगर केसेस हैं तो वो अदालतों में चलते हैं। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि इनके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है कि इनका केस जो है नैब और FIA को दिए जाए, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक साबित नहीं होता तब तक हो सकता है कि प्रोसेस कंटिन्यू कर ले अदालत। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ PTI के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर भी उनके जलसे में भी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जमातों की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है शाहिद खाकान अब्बासी को। तो आपको क्या लगता है कि एट द 11th आवर नून लीग अपना स्टांस या स्ट्रेटजी चेंज कर सकती है? अगर उनको ये इत्मीनान हो जाए कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो साबित हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी कानूनी और सियासी दलदल में वो फंस सकते हैं, तो हो सकता है नजरसानी करें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सारा फैसला जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ है उसकी रोशनी में किया गया है। अब उनको एक बात तो सामने आ गई है कि अगर इंटीग्रिटी के इश्यूज हैं और 62 और 63 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ईमानदार नहीं है तो वो उहदे के अहल नहीं हो सकते। ये तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया होगा, ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको इस बात पर इत्मीनान है कि खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ जो इल्जामात हैं वो अदालतों में शायद साबित ना हो सके और वो अपना किरदार वजीर आजम के तौर पर बगैर किसी अदालती और कानूनी प्रॉब्लम्स के वो अपना पूरा कर सके। अच्छा रसूल साहब, ये बताइएगा जैसे कि अब इनके नाम को बतौर वज़ीर आज़म इनकी नामजदगी हो रही है शाहिद खाकान अब्बासी की, और इस पर अब हम देख रहे हैं कि एक दरख्वास्त भी शहरी ने दायर की है। ओवरऑल अगर हम बात करें शाहिद खाकान अब्बासी के पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल ये है कि बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए आदमी हैं, और इसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उनके पास कुछ सबूत हैं या संजीदा हैं। मेरा अपनी राय है, गलत भी साबित हो सकती है। जो मैं बाहर से जानता हूँ उनको अंदर से नहीं जानता, करीब से नहीं जानता, दूर से जानता हूँ। तो उनका पॉलिटिकल कैरियर है उनके वालिद साहब की वजह से है। वो जवाहर साहब की काबीना में बहुत मौसर किस्म के वजीर थे
और इस फैमिली ने मेहनत से राइज किया है जी। और उनका बिजनेस और उनकी सारी चीजें हमारे सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनके खिलाफ जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं जी बिल्कुल उनमें ठीक कोई कह वजह रहे हैं जी। बड़े इम्प्रेसिव इलेक्टेड मेंबर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के, 1988 से ही सर्व कर रहे हैं ये पार्टी को। तो मेरे ख्याल में इनके अगर बैकग्राउंड के बारे में जो रसूल बख्श रईस साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नून लीग ने बड़ा सोच समझ के इनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया है, क्योंकि नून लीग को शायद आइडिया होगा कि इनके हवाले से जो भी केसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो इनका नाम नामजद कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और इस हवाले से आज न्यूज़ पर आपने तमाम तज्ज़िया तबसरे तो देखे ही हैं, आगे भी यही सब कुछ चलता रहेगा। तो हम भी आपको डेली हर मॉर्निंग को यही सब कुछ अपडेट भी करते रहेंगे। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम हमारे इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में भी याद रखिएगा एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।